अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, 14 मई गुजर गई लेकिन पंजाब में इंतखाबात नहीं हो सके। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि 14 मई को इंतखाबात होंगे, लेकिन ये इंतखाबात नहीं हो सके हैं। 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजर सानी की दरखास्त पर जो है वो कल समाअत होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। एक तरफ जहां पर कल ये इंपॉर्टेंट समाअत होने जा रही है, आगे वजीर आजम नाअहल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, एक इंपॉर्टेंट डे होगा कल हुकूमत के लिए भी। लेकिन वहीं पर हुकूमत या पीडीएम की जमातों की मैं बात करूं तो वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने के लिए आ रही हैं। अब ये क्या होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट की गई है मौलाना फजल रहमान साहब से कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना ना दें, लेकिन इस वक्त मौलाना फजल रहमान बज़िद हैं। उन्होंने जो वफाकी वज़रा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज ना करने की अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही एहतजाज करेंगे। ये मामलात कहाँ को जाएंगे, क्योंकि तारीख तो गुजर गई। अब पीडीएम क्या मकासद हासिल करना चाहती है उस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। कल का जो धरना या एहतजाज जो किया जाएगा पीडीएम की जानिब से, क्या उससे कोई नताइज पीडीएम हासिल कर पाएगी, कोई फ्रूट जो है वो फ्रूटफुल साबित होगा ये धरना है नहीं। चूँकि इस वक्त मुल्की हालात जो है वो नहज पर हैं और हालात ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने 4 दिन जो मुल्क ने जो हालात गुजारे हैं वो एक्सपेक्टेड है कि वो हालात रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। रिक्वेस्ट की जा रही है राना सलाम साहब से कि ये जो है दफ़ा इसको रिमूव किया जाए ताकि पुराम तरीके से एहतजाज जो है वो किया जाए। तो ये एहतजाज कल पॉसिबल हो पाएगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर या नहीं हो पाएगा, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी मैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रजा साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून मलिक कमर अफजल साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हसन खावर साहब भी। प्रोग्राम का आगाज़ मैं रजा साहब आपसे ही करूंगी। मुझे ये बताइएगा, कल ये धरना होने जा रहा है, खबरें ऐसी आ रही हैं कि मनाने की कोशिश की जा रही है मौलाना फजल रहमान साहब को कि वो डी चौक में धरना दें सुप्रीम कोर्ट के बजाय, लेकिन मौलाना फजल रहमान बज़िद हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही धरना देने जा रहे हैं। मारिया, इसहाक डार साहब और राना सनाउल्लाह साहब प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पर मौलाना फजल रहमान साहब से उन्होंने मुलाकात की है, और मेरी मौलाना साहब के जो करीबी ज़राए हैं, जो उनके साथी हैं, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अब ये फैसला जो है वो आवाम की अदालत में पहुँच चुका है। मिलियन मार्च हमने किया, हमने आज़ादी मार्च किया और हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन तरीके से बैठेंगे क्योंकि हमने ये आज़ादी हासिल करनी है। और उनका ये भी कहना था, उन्होंने कैटेगोरिकली ने बताया कि ये मुमकिन नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर की कॉल देकर डी चौक में बैठें, उन्होंने वाजे कर दिया है। और एक और एप्लीकेशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को दी गई है, और उसमें यह कहा गया है कि आप हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने की इजाज़त दीजिए और हम पुरअमन तरीके से बैठेंगे। उन्होंने अपने कारकुनान को जजिस कॉलोनी की जानिब और सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी दाखिल होने से मना किया है, और वो पुरअमन एहतजाज जो है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही देना चाहते हैं। उसका मकसद ये है, वो चाहते ये हैं कि अगर उन्होंने इस प्लेस को चूज़ किया है तो वो किसी पोलिटिकली वजह से किया है, ताकि वो जो दबाव है और जो वो असरअंदाज होना चाहते हैं वो हों। और दूसरा, वो बताना चाहते हैं कि अगर आप अवामी दबाव के नतीजे में किसी एक जमात को फेवर करना चाहते हैं तो फिर दूसरी सियासी जमातें भी आपके इस फैसले को तस्लीम नहीं करती। ये उनका मकसद है, और ये उन्होंने प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। देखिए मारिया, ये इसी तरह होता है कि जब आप पॉलिटिकली आप देखते हैं कि आपको दीवार के साथ लगाया जा रहा है या आपके साथ कोई इदारा नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो आपके पास क्या रास्ता रहता है? या तो फिर आईनी और कानूनी तरीके से आप उसका मुकाबला कीजिए, जो कि पार्लियामेंट जो है वो कर भी रही है, और दूसरा, या फिर आप एहतजाज कीजिए। मौलाना फजल रहमान साहब चूँकि पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने ये फैसला किया है तमाम जो पीडीएम की जमातें हैं उनके साथ मिलकर कि हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन तरीके से बैठना है। और ये उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि उनका कोई शख्स जो है वो ना तो सुप्रीम कोर्ट के अहाता में जाएगा, ना जजिस कॉलोनी की तरफ जाएगा, ना पार्लियामेंट की तरफ जाएगा, और ना कोई तोड़ फोड़ करेगा। लेकिन अगर आप इस तरह किसी इदारों के बाहर इजाज़त देंगे बैठने की तो ये फिर रवायत कायम हो जाएगी, और ये अच्छी रवायत नहीं। आपने देखा जब इमरान खान साहब पार्लियामेंट के सामने उन्होंने 126 दिन का धरना दिया था, तो वो धरने के क्या उसके नताइज निकले थे आपके सामने हैं। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनका दौरा भी मुलतवी हुआ और मुल्क को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। लेकिन इस वक्त प्रेसिडेंट सेट भी तो हो चुका है ना अनवर रजा साहब के जलाओ घेराव किया जाए, एहतजाज किया जाए तो आपकी बात जो है वो मान ली जाती है। लेकिन देखिए ना, ये रवायत दुरुस्त नहीं है, इससे इदारे भी कमज़ोर होते हैं और आपका जो मुल्क है वो तबाही की तरफ बढ़ता है, फिर अनारकी पैदा होती है। जब पॉलिटिकल पार्टीज फैसले करने में नाकाम होती हैं तो फिर कोई फैसले और करता है। और अब मैं ये समझता हूँ
हूँ कि नौबत यहाँ तक आ चुकी है, कशमकश इतनी बढ़ चुकी है, सियासी पोलराइजेशन इतनी लॉन्ग होती जा रही है, तवील होती जा रही है कि जिसके नतीजे में हमारी सोसाइटी बिगाड़ की तरफ बढ़ चुकी है और इदारे जो हैं वो भी पोलिटिसाइज हो चुके हैं। आप देखिए इस जब ये नौबत आती है, ये सिचुएशन बनती है, तो उसके नतीजे में फिर हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। अब भी हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, इसलिए सियासतदानों को अभी भी अक्लमंदी करनी चाहिए। और मारिया, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कल जिस तरह आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट डे है और मौलाना फजल रहमान साहब बाहर बैठे होंगे, 14 मई के फैसले पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, डेफिनेट नहीं हुआ। और आपने देखा कि आज लतीफ़ खोसा साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी आया कि प्राइम मिनिस्टर समेत 4 जो इंपॉर्टेंट वुज़रा है वो तौहीन अदालत की जद में आ सकते हैं। तो फिर देखें ना, ये भी अभी कार्रवाई आगे चलेगी। तो इस तमाम सिचुएशन को अगर आप फोर्स ही करें तो ये नतीजा आप अखज़ कर सकती हैं कि आइंदा के जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे और जो पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान तनाव है वो मज़ीद बढ़ेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। जहां पर रज़ा साहब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि आज 14 मई है, इंतखाबात नहीं हुए हैं, उस पर कहा तो जा रहा है कि तौहीनी अदालत फेस करनी पड़ सकती है वजीर आजम को। लेकिन कमर साहब आपकी तरफ आऊंगी। मरियम औरंगजेब साहबा कह रही है वजीर आजम ने कोई तौहीन अदालत नहीं किया, कोई आइन शिकनी नहीं की है, उनको नाअहल नहीं किया जाएगा। सो कल का चूंकि इम्पोर्टेंट डे है, तो क्या समझते हैं कल क्या तौहीन अदालत लग सकती है वजीर आजम पर? तो जितने भी ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं 4 अप्रैल से लेकर अभी तक, हर दफा उन्होंने ये बात रिपीट की है कि वो ऑर्डर जो है वो इफेक्टिव होगा। और उस ऑर्डर का उन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस साहब ने अपनी तकरीर में भी। आपको मेरी आवाज आ रही है? एक दफा दोबारा से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। यू आर ऑडिबल। जी, तो उन्होंने ये कहा था कि ये ऑर्डर क्योंकि हो चुका है, अब इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन है। अब सुबह जो हियरिंग है वो ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन बेंच कर रहा है। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 कल इंपॉर्टेंट इश्यूज आएंगे। पहले मेरा ख्याल है कि रिव्यू पिटिशन आएगी, जो इसी ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू पिटिशन आई है। अब उस रिव्यू पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट, पहली बात तो यह है कि वो रिव्यू पिटिशन अब इन्फेक्शियस बाहर लगती है, क्योंकि जो काम करने के लिए ऑर्डर वो टाइम गुजर चुका है। लिहाजा उस रिव्यू पे मुझे तो लगता है कि शायद वो इन्फेक्शियस हो जाए। तो दूसरी बात जो है वो मेरी नाक़िस राय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय नोटिस जारी करने के। और इस तरह आर्टिकल 204 की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। और वो जो आर्टिकल 204 की कार्रवाई है वो तो देखिए सिटिंग गवर्नमेंट पे आएगी। ये जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है, ये सिटिंग गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन कराए। और इसमें डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर्स। क्यों मलिक साहब, इसमें इलेक्शन कमीशन तो इससे मुस्तस्ना होगा क्योंकि उन्होंने तो रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर दी। ये जिम्मेदारी तो फिर गवर्नमेंट की थी ना। इलेक्शन कमीशन का एंगल देखे ना, वो इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी बचत इस तरह कर ली कि उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं कराने। उन्होंने कहा जी कि हम तो तैयार हैं, तो इसलिए वो तो इससे वो बरा हो गए। लेकिन जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैं समझता हूँ कि दिस इज मैलिस इन लॉ, कि आप बजाय ये कहते रहे कि जी हम कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट की आपकी मेजॉरिटी पार्लियामेंट होने के बावजूद आपने पार्लियामेंट से जो पैसे मांगने का किया वो आपने कहा जी कि वो नहीं मंजूर हुआ बिल। ये सारी बातें जो है ये सारी की सारी मेरा ख्याल है कि ये कंटेम्प्ट एक्ट की तरफ जा रही हैं। और ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो है सुबह शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, चीफ साहब ने एक हियरिंग पे ये बात कही थी और रिएटरेट किया था कि हमें इस तरह मत समझा जाए कि हम अपने ऑर्डर का दिफा नहीं करेंगे। अगर आम लोग जान दे सकते हैं तो हम भी अपनी ड्यूटी में इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये चीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में साहब, फिर इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट भी तो अपने जो फैसले का दिफा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले का दिफा कर रही है, तो वुकला आप समझते हैं कोई एक नई तहरीक जन्म लेगी और वुकला उसका साथ देंगे? आप लोग क्या समझते हैं? वुकला जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहेगी तो वुकला 100% सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के साथ हैं। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो चुका है, जो कि
नहीं होना चाहिए था। अब वो हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट जो जो ऑर्डर करेगी, वकला तंजीमें तमाम इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ये बात मैं क्लियर कर दूं, ये बात गलत है कि कोई किसी किस्म का इख्तलाफ है। तमाम वकला तंजीमें इस बात पर बिल्कुल डटी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंप्लायंस है वो जरूर कराएंगे। अब आप देखिए कि हुकूमत के पास फंड्स भी हैं, वसाइल भी हैं, और जो वकला हैं उनकी सियासी एफिलिएशन भी है जमातों के साथ, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि वकला तकसीम नहीं है? देखिए, वकला ने तो जो भी बात करनी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से करनी है। पॉलिटिकल एफिलिएशन अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त तो बात है कॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेशन की, बल्कि क्योंकि ये तो सीधा सीधा वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इसमें तो कोई वकील, मैं नहीं समझता कि वो जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उसका सहारा ले सकता है कि जी हालात ठीक नहीं है। जब हालात होंगे, प्लेइंग फील्ड लेवल होगी, तो उस वक्त इलेक्शन होंगे। तो अब लेकिन मलिक साहब, यहाँ पर एक पॉइंट ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या माजी में इससे कोई नज़ीर मिलती है कि इस तरह अगर 90 रोज़ में इंतखाबात ना हो पाए तो इसके बाद निगरान जो हुकूमत होती है उसके साथ क्या नेक्स्ट स्टेप होता है, और उसके साथ साथ जो 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हुए फिर वो उनकी डेट किस तरह से, प्रोसेस क्या होता है उसके हवाले से? उसमें देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है अगर 90 रोज के अंदर ना हो। सिर्फ एक दफा इलेक्शन आगे गए थे, वो बेनजीर साहबा की जो शहादत थी उसके वक्त ये इलेक्शन आगे गए थे। उसके अलावा इसकी नजीर नहीं मिलती। और फिर इसका कोई भी या तो रीजन हो, वो रीजन ऐसा हो जो बियॉन्ड कंट्रोल हो। यहाँ तो कोई बियॉन्ड कंट्रोल वाला रीजन था ही नहीं। टोटल पैसे कितने मांग रहे थे? 22 अरब रुपया तो टोटल मांग रहे थे, और वो खुद ही कह रहे थे कि ये पीनट्स है। तो उसके बाद हमने देखा कितनी बड़ी स्टेटमेंट्स आई, कितने बड़े फाइनेंशियल फिगर्स आई कि ये तो 0.02% भी पैसे नहीं बनते हमारे बजट के। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा पेट कंप्लाई किस्म का कोई रीजन मौजूद है जिस रीजन से इसको जस्टिफाई किया जा सके कि इलेक्शन नहीं हुए। तो इसलिए ये डिफाइंस नहीं है, ये सीधी सीधी डिफाइंस है। और इस डिफाइंस का जो भी कॉन्सिक्वेंशियल मोडस है वो सुप्रीम कोर्ट को कल अडॉप्ट करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट करेगी वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारेकार नहीं है। अगर अदालतें काम कर रही हैं तो मुल्क चल रहा है, अगर अदालतें काम नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि स्टेट इटसेल्फ डाइल्यूट हो चुकी। और अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि ये अदालतें जो हैं ये बंद करके किसी इनडायरेक्टली ये जो प्रेशर का टैक्टिक्स कल से शुरू हुआ है ये किसी तरीके से कर दिया जाएगा, तो मलिक साहब, इस वक्त तमाम जमातें प्रेशर जिसके हाथ में जितना आता है प्रेशर तो हर जमात है वो डाला जाता है दारों पर। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हसन खावर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर वक्त गुजर गया है, 14 मई आ गई, गुजर गई, इंतखाबात नहीं हुए हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दूसरे मामलात में बिजी है, लेकिन इंतखाबात चूंकि अब हुए नहीं है तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाया है अमल? समात तो सुबह होगी। देखें, बात यह है कि इस वक्त जो है ना इलेक्शन जो है हुए नहीं है और 14 मई गुजर चुका है। इस वक्त पंजाब में जो हुकूमत है वो एक गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमत है और एक गासिब हुकूमत है, हम ये समझते हैं। इस पे सबसे पहली चीज़ जो है कि इस पे अदालत उज़्मा का फैसला बड़ा वाज़ेह है, और सबसे पहले तो अदालत को अपने फैसलों की हिफाजत करनी है। और अगर अदालत अपने फैसलों की हिफाजत नहीं कर पाती या उसकी कोई इज्जत व तकरीम या तौकीर नहीं रहती तो फिर जाहिर है कि ये सारे सड़कों पे होंगे, एहतजाज के जरिए होंगे, क्योंकि यही सियासी जमातों के पास एक रास्ता है। उसके तनाजुर में कि पुरअमन एहतजाज के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ पुरअमन एहतजाज में बिलीव करते हैं। एहतजाज कर रहे हैं इलेक्शन के इनेकाद के लिए, और इलेक्शन ना करवाने के लिए पीडीएम की जमातें सुप्रीम कोर्ट के बाद पुरअमन एहतजाज कर रही हैं। तो मुझे बताइए कि ये हालात किस जानिब जाएंगे, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, इसके जिम्मेदार वही होंगे ना अनवर भाई, जिन्होंने आइन को पामाल कर रहे हैं। पाकिस्तान कैसे चलना है ये या मैंने या मारिया ने या बाकी लोगों ने तो नहीं बताना। ये तो हमारे बड़े जो हैं वो एक आईने पाकिस्तान बना के चले गए हैं, उसमें रूल्स ऑफ द गेम सेट है। अब हमने वो पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है अपनी मर्जी से कि जी एक शिख को मैं नहीं मानता, एक को आप नहीं मानते, तो जो उसके ऊपर जो उसकी हुकूमत उन्हीं करेंगे, फिर जिम्मेदारी तो उन्हीं के ऊपर आएगी ना। देखिए ना, क्योंकि अगर ये जी आप बात कीजिए, मुकम्मल कीजिए ऐसा हसन साहब। कोई भी चीज स्टैंड नहीं। अब इस वक्त ना तो अदलिया के
ब्रेक हो रही है, एक दफा दोबारा उनसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करते मारिया हैं। जरा मुझे मौका दीजिएगा, क्योंकि हसन साहब की बात कंप्लीट नहीं। देखिए ना, मुझे जो खदशा नज़र आता है, क्योंकि हम भी चीज़ों को समझते हैं, हम भी देखते आ रहे हैं कि जब मौलाना फजल रहमान PDM की जमातें पार्लियामेंट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी प्रोटेस्ट कर रही होगी कि इंतखाबात करवाए जाएँ, तो देखिए ना हालात ख़राब होंगे। आप खुद देखिए कि जब एहतजाज होगा तो हालात बिगड़ेंगे, तो फिर किसके हाथ में क्या रहेगा? जब अदालतों के फैसलों का एहतराम नहीं किया जाएगा, डेफिनेटली फिर आइन वायलेट होगा। अगर आइन सस्पेंड होगा, कानून पर अमल दरामद नहीं होगा, तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। जब अनारकी फैलेगी तो फिर सियासतदानों से मुताल्लिक जो फैसले हैं वो कोई और करेगा। लिहाजा अभी भी जाहिर है कि हालात इतने, सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि वो ऐसे कोई फैसला करे कि जिसकी वजह से हालात नॉर्मलाइज हों। पॉलिटिकल जो टर्मोइल बना हुआ है, जो एक हायरार्की है सियासी जमातों की, उनमें जो बेचैनी पाई जाती है। इस तरह के सुप्रीम कोर्ट से स्टेटमेंट सामने आएंगे, आपको देख के खुशी हुई, मिलके अच्छा लगा, तो फिर तो हुकूमत कभी नहीं रिलाई करेगी। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इदारों के सरबराहान को ये फैसला खुद करना है। उन्हें इस मुल्क को देखना है या अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखना है या अपनी सियासी जो जमातें हैं उनके इंटरेस्ट को देखना है। देखिए, ये मुल्क है तो हम सब हैं। दहशतगर्दी सर उठा रही है, माशी सूरत-ए-हाल अबतर होती चली जा रही है, सियासी जमातों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इदारों पर से लोगों का एतमाद उठता चला जा रहा है। अब अगर हुकूमत वक्त जो है वो डेफिनेटली उनको इख्तलाफ होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से, लेकिन अगर वो खुद उन फैसलों पर, कवानीन पर अमल नहीं करेंगे तो मुझे बताइए आम जो शख्स है उस पर तासुर किया जाएगा। ठीक है, वो फैसले गलत हो सकते हैं, दुरुस्त हो सकते हैं, आप उस पर डिबेट कीजिए, तनकीद कीजिए, बात कीजिए, लेकिन आइन को और कानून को बालादस्त आपने करना है। अपोजिशन की जिम्मेदारी जो है वो बाद में होती है। तो मेरा ख्याल है हसन साहब हमारे साथ आ गए हैं। हसन साहब से पूछिए आप। हसन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हमें सुन पा रहे हैं? हसन साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? आप हसन साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। मलिक साहब, मीनवाइल मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। कहिएगा, अब ये तमाम मामलात तो चूंकि जिस तरह से अभी हसन साहब कह रहे हैं कि अगर नहीं हुए इंतखाबात तो हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। पुरअमन एहतजाज डेफिनेशन तो मुझे अब समझ नहीं आती कि क्या है, लेकिन अब आप ही मुझे बताएं कि अब चूंकि अब तमाम नजरें पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी, अब हुकूमत को उस पर भी डाउट है, तो ये तमाम मामलात कौन ठीक करेगा फिर? आपसे बात करी हूँ। मलिक साहब को गालिबन आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि कोई शायद नेट का इशू है। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वो टेक्निकल इशू है, ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलावल भुट्टो साहब ने काफ़ी अहम बात की है। वही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है और सबको इसके आगे जो है वो सर तस्लीम खम करना होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने एक जो और इम्पॉर्टेंट बात की है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बीजेपी का बयानिया एक ही है और इमरान खान साहब सियासी दहशतगर्द हैं, अदलिया उनको छतरी फराहम करती है। ये काफ़ी अहम बात की है बिलावल भुट्टो साहब ने, इस पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आसमा वदूद साहबा। मैम, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। कहिएगा, इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बीजेपी एक ही उनका बयानिया है, क्या बयानिया है इंडिया का कि पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया जाता, तो क्या इमरान खान साहब को इस किस्म का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से, उसको आप किस तरह से देख रही हैं? ये तो बिल्कुल ही एक मज़ाहिका खेज किस्म का कंपैरिजन उन्होंने किया है। बीजेपी एंड पीटीआई का जो आइडियोलॉजी है, दैट इज ओशंस अपार्ट, मगर अगर आप उसको कहें ना, दैट इज प्लैनेट्स अपार्ट। एक आपका जो लीडर है वो दुनिया में वो हमारे लिए एक पॉलिटिकल लीडर है, लेकिन दुनिया के लिए तो एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, एक सॉफ्ट हार्टेड, एक ह्यूमेन पर्सनालिटी है जिसको लोग इस लिहाज से ही जानते हैं। पाकिस्तान में भी क्योंकि बहुत अनकन्वेंशनल बात नहीं कर रहा है, ही इज आस्किंग फॉर अ डेमोक्रेटिक सोल्यूशन टू द पॉलिटिकल क्राइसिस दैट वी आर इन। इस पूरी सिचुएशन में उन दोनों का कंपैरिजन करना, इट इज लाइक पुटिंग ऑयल ऑन द फायर। इस वक्त गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के तमाम इत्तेहादियों को रिस्ट्रेन का
एक कंपोजर का मुजाहरा करना चाहिए। जब भी इस किस्म की सिचुएशन होती है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्ट्रेंट, कंट्रोल, एक सब्र की, एक पॉलिटिकल विजडम की एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे आती है और उसी को लेके आगे चलना चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन होगा, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। देयर इज नो अदर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम दैट वी आर इन। ठीक है। अब इसमें इस किस्म के कंपैरिजन इस मामले को और एग्रीवेट करेंगे। आप बीजेपी जिसके हवाले से पाकिस्तान में ये नैरेटिव है, पूरी दुनिया में हमारा स्टैंड है, खान साहब का स्टैंड है उसके बारे में। पीटीआई एक पर्टिकुलर अप्रोच लेके चलती है बीजेपी की आइडियोलॉजी को। आपने एक तरीके से उनकी जो एक इस वक्त इमोशनल हाइप है उसको आपने एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा दिया ये एक बयान देके। मलिक साहब, तो इन चीजों से परहेज करना चाहिए। डेमोक्रेटिक सोल्यूशन टू अ डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम दैट इज ऑब्वियसली इलेक्शन। सही। मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये बताइएगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज का आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं करती, एक जमात अदलिया के हक में, दूसरी जमातें अदलिया के खिलाफ मुजाहरे करती हैं, पुरअमन एहतजाज करती हैं, तो फिर आप हालात किस तरफ जाता देख रहे हैं? बात तो लेट अस बी क्लियर कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। ये बार बार एक स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है टर्म कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम। ऐसी बात नहीं है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इदारे सिर्फ उसको एनफोर्स कर सकते हैं। तमाम इदारे एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिहाजा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी अंडर लॉ पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड पार्टीज हैं और उन्होंने अपना कंडक्ट जो है वो भी बाकायदा जमा कराया हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें ये एफिडेविट साथ लगे होते हैं कि हम कोई काम भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं करेंगे और कोई काम भी किसी लॉ के अगेंस्ट नहीं करेंगे। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की एक्टिविटीज में हैं, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इनको नोटिस जारी करे। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल खामोश होकर बैठा हुआ है। इस वक्त रोल तो इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर्ड है उनको नोटिस जारी करे कि ये यू आर वायलेटिंग योर जो डिक्लेरेशन उन्होंने फाइल की है वो यू आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त इदारों को भरपूर किस्म की अपनी जो पावर है, वो इनहेरेंट पावर जो पावर है, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल असर्ट कर रही है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई रोक रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को 189 के तहत तमाम इदारे सपोर्ट करने के पाबंद है। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करे और इलेक्शन कमीशन कहे कि हमने इन्फोर्स नहीं करना, या पार्लियामेंट कहे कि हमने इसको नहीं उसको। साहब, मेरे ज़हन में एक सवाल ने जन्म लिया। क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर इदारे अपनी पावर्स को इंसर्ट नहीं करते या नहीं करने दिया जाता और हालात मजीद ख़राब होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एमरजेंसी के नफाज के लिए कह सकती है? सुप्रीम कोर्ट इमरजेंसी का नफाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं नाफिज कर सकती। ये देखें एग्जीक्यूटिव का काम है, तो इदारों को अपने अपने इख्तियार में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो जो ऑर्डर पास करे 189 के तहत तमाम इदारे पाबंद है कि उसको इन्फोर्स करने में सुप्रीम कोर्ट की एड करे, मदद करे। लेकिन अगर कोई इदारा सुप्रीम कोर्ट की मदद नहीं करता तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइंस। देखिए, दो तरह के वायलेशंस हैं। एक वायलेशन ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन करें, एक वायलेशन ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करें। यहाँ मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन का नहीं है। ये जो 4-4 वाला भी ऑर्डर है ये ऑर्डर की वायलेशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की एक उन्होंने डिक्लेरेशन दी थी और ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है। तो इसलिए इदारे दोनों इदारे हैं अपनी अपनी जगह। दोनों की इस वक्त जो है वो एक काम जो है उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है। लेकिन आसमा साहब, आप ये बताइएगा, अब चूंकि एक अब सर जंग नहीं करूँ क्योंकि खुलेआम जंग बन चुकी है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम है। तो अब आप क्या समझती हैं, ये जो दो इदारे हैं इनके दरमियान जो इस वक्त जंग चल रही है, इसको कौन रोकेगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा? क्योंकि इनकी जंग की वजह से सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त सड़कों पर हैं। देखिए जी, ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ना, ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर पे डिपेंड करता है।
और उसमें इन तीनों सतूनों के दरमियान में हम जब पॉलिटिक्स के जो स्टूडेंट्स हम जब पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है इन तीनों सतूनों के दरमियान में एक आग की दीवार होती है जिसे कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। और इस वक्त वो एक होती है ना जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ अथॉरिटी, वो एक दूसरे की चैलेंज की जा रही है। इस वक्त अगर हम देखें ना तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो बिल्कुल अपनी ही जोन में, दे आर प्लेइंग इन देयर ओन जोन, वो अपनी जोन से स्टेप आउट नहीं करें। उनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड, उनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन। एक चीज दैट इज 90 डेज का इलेक्शन इज देयर, वो कुछ अलग चीज ऐड ऑन नहीं करके उसको इम्पोज करना चाह रहे थे, जस्ट ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट। जो हमारा इस वक्त इदारा अपने जो रिस्ट्रिक्शन से बाहर आके एक नया प्रोगेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। पार्लियामेंट को थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा। देखिए, डेमोक्रेसी कभी भी लोगों को बगैर नहीं चल सकती। अगर आप कभी ये कहें कि जी हम और पॉलिटिकल कैपिटल कभी लोगों में जाए बगैर बन नहीं सकता। ये नहीं हो सकता कि जब हमारा पॉलिटिकल कैपिटल दोबारा रिगेन हो जाएगा, जब हम दोबारा लोगों को इंस्पायर कर लेंगे, फिर हम इलेक्शन कराएंगे, ये नहीं हो सकता। आप लोगों के पास जाएंगे, उनको कन्विंस करेंगे, तब आपका पॉलिटिकल कैपिटल रीगेन होगा। तो ये एक ऐसी एक लाहासिल किस्म की जंग में फिलहाल पार्लियामेंट पड़ चुकी है। लेकिन आसमा साहब, मेरा सवाल है आपसे, काइंडली यहाँ पे वो गेन नहीं कर सकते अनलेस दे गो टू द इलेक्शन, दे गो टू द पीपल। आसमा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट की बात है, दे आर इन वेल देयर ओन जोन। ये काइंडली ये फरमाइएगा कि सारी सिचुएशन में आपने देखा जब इमरान खान साहब अरेस्ट हुए तो जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा, ये बताइए कि अब इस इमलाक को जो नुकसान पहुंचा है इसका जिम्मेदार कौन होगा, और उसको वो जो नुकसान की अमाउंट है वो कौन पे करेगा? गवर्नमेंट तो करेगी, क्या ये किसी के खाते में पड़ेगी, या सिर्फ ये भी अवाम के जेबों से निकाला जाएगा? देखिए जी, इसमें तो हमेशा इससे तो हमेशा अवाम ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट टर्न ऑफ इवेंट्स। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपकी एक रिएक्शन की भी एक लिमिट होती है, आपकी एक इमोशंस को भी कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए हम अशरफुल मखलूकात हैं। लेकिन जो एक कंसर्न खान साहब ने रखी है, उसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मैं इस चीज में आई एम इन टोटल कियोस फ्रॉम बोथ साइड। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ये साइड्स लोगों ने नहीं देखी, ना पाकिस्तान ने देखी। दिस इज समथिंग वेरी अनप्रेसिडेंटेड इन पाकिस्तान, और ये क्यों हुआ इसकी नीटी-ग्रिटीज को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। वो माजी की तरह इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपको पता है कि यहाँ पर इतने बड़े वाकयात हो गए, उनका रिजल्ट आपके सामने है, कभी आवाम को नहीं पता चल सका, इसका भी नहीं पता चलेगा। खैर, ये तो हमारे मुल्क के साथ होता रहा, ये तजर्बा गाही है। हमें आगे बढ़ने के लिए तमाम पोलिटिकल पार्टीज को आप दोनों फरमाइएगा क्या करने की जरूरत है? आपको आवाज आ रही है आसमा साहबा? मलिक साहब आई थिंक बोल रहे हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही, जरा उनकी ऑडियो दे दें। देखें, इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी जो पॉलिटिकल कंडक्ट है उसको ट्रांसग्रेस नहीं करना चाहिए इदारों के अंदर। पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं? पॉलिटिकल पार्टी, एक पार्टी जो पार्लियामेंट को मिसयूज कर रही है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट अब्यूज कर रही है। जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल विद इन लाइन चल रही है। हमने जितने ऑर्डर देखे हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन ऐसी नहीं है जो कि बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन गई है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि एज ए गार्डियन सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करना है, दिस इज देयर ड्यूटी। लेकिन अगर कोई इदारा उसको इस ड्यूटी से रोक रहा है तो फिर वो इदारा गलत कर रहा है। हमें यहाँ इस बात का तयन करना चाहिए कि किस इदारे की गलती है। पार्लियामेंट में देखें ना, मोर मेजॉरिटी तो ठीक है, लेकिन थिन मेजॉरिटी जो है वो काम कर रही है जो कि पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मेरी तो गुजारिश ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब जिस तरह बार बात की जा रही है पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो पार्टी पार्लियामेंट को यूज करना चाह रही है वो पार्लियामेंट को सुप्रीम कहना शुरू हो गया। हालांकि दिस इज ए क्लियर डिक्लेरेशन कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट का अपना एक रोल है, बीइंग ए गार्डियन। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन का आपने देखना है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में रख के तो पूरी गवर्नमेंट जो है वो भी, और जो पॉलिटिकल पार्टी लास्ट मिनट में चाहूंगी आसमा साहब,
ठीक है अबल साहब, लास्ट मिनट में चाहूंगी आसमा साहबा से भी, वो भी इस पे अपना टेक दे दें। मैम क्या समझती है, वे फॉरवर्ड क्या है, बिकॉज इस वक्त तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इनका जोर है सिर्फ एहतजाज पर है। देखिए जी, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये एक पॉलिटिकल सोल्यूशन इसका चाहिए, डेमोक्रेटिक सोल्यूशन चाहिए। दे शुड कम ऑन द टेबल, एक पॉइंट ऑफ कंसेंसस लें, उससे आगे नेगोशिएशन शुरू करें, नेगोशिएट करें, उसकी नीति सेट करें, प्रोसीड करें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक्त के लिए क्रिटिकल है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमी स्टेबल होगी। हम इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है इकोनॉमिकली। जियो पॉलिटिकल पोजीशन तो हम, और जो हमें अल्लाह ने बख्शी हुई है, वो हम बिल्कुल उसको एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। पॉलिटिकल केओस, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इंतहा पे है। इस वक्त जरूरत है कि सब लोग एक एक स्टेप बैक लें, एक पॉइंट ऑफ कंसेंसस लें। इलेक्शन होगा, इलेक्शन की और ना होने की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। इलेक्शन को लें और इलेक्शन की नीति सेट करके लेट्स प्रोसीड डेमोक्रेटिकली। हर पार्टी अपना डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल वेट लोगों के सामने प्रूफ करे। अगर खान साहब हैं तो वो आ जाए, अगर कोई और है तो वो आ जाए। अगर खान साहब की हम पॉलिटिकल वैल्यू ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिकली एनालाइजिंग एवरीथिंग, तो ही विल बी आउट। पॉइंट टेकन। कोई और शो में तो वो वहां आ जाएगा। हर इंस्टीट्यूशन की, हर इदारे की इंटेग्रिटी इस वक्त सिर्फ इंतखाबात हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अब कल क्या होने जा रहा है और ये पॉलिटिकल सिचुएशन कहाँ को लीड करेगी और मुल्क कहाँ को जा रहा है, मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन का क्या हाल है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अनवर साहब, इस वक्त चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं पूरे प्रोग्राम में कि अब मुल्क में आगे क्योस होता दिखाई दे रहा है, अब आप क्या समझ रहे हैं ये हालात कहाँ को जा रहे हैं? क्योंकि अब जो 4 दिन पहले हमने नुकसान देखा, कहा जा रहा है 600 करोड़ से ज़ायद रुपयों का नुकसान जो है वो मुल्क को फेस करना पड़ा है। इकोनॉमिक सिचुएशन वैसे ही हमारी ख़राब थी, तो अब कौन इसको देख रहा है, कौन इसकी टेक केयर करेगा? देखिए मारिया, पंजाब में जो 600 अरब का नुकसान हुआ, इसी तरह फेडरल में भी आपने देखा जिस तरह जलाओ घिराव हुआ, मुल्क के बाकी शहरों में भी इसी तरह तोड़ फोड़ हुई, जलाओ घिराव हुआ, और सबसे बड़ी बात है इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ। अब बात यह है कि अगर अब भी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने फैसले खुद ना किए तो फिर गैर सियासी फैसले के लिए तैयार हो जाएं। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहा है और उसके साथ भी पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी हैं, वकला की भी उनका साथ दे रहे हैं। दूसरी जानब हुकूमत भी इंतखाबात ना करवाने की ज़िद पर है और आपने देखा कि उनके साथ भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी ज़ाहिर सियासी जमातें हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ अब तो पीपल्स पार्टी भी, कल के जो सिटिंग होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, वहाँ पर पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो कल के एहतजाज में और धरने में शामिल होंगे। और अगर आप देखें, मरियम नवाज साहिबा भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो भी कल मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये एक प्रेशर टैक्टिस है और इससे साबित होता है कि मुल्क में जो अनारकी है वो मज़ीद बढ़ेगी, पोलराइजेशन मज़ीद बढ़ती चली जा रही है, इदारों के दरमियान जो कशमकश और तनाव की कैफियत है उसमें इजाफा होगा। जब ये सारी चीज़ें हद से तजावुज़ करेंगी तो फिर आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो डेमोक्रेसी है उसके लिए गैर सियासी फैसले फिर कहीं ना कहीं और होंगे। और वो क्यों होंगे? वो मुल्क के मफाद के लिए किए जाएंगे कि मुल्क में इस वक्त ये सिचुएशन है, दहशत गर्दी है, हालात ख़राब हो रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा फैसला सामने आएगा। इसलिए हुकूमत ने पीडीएम पे जमातें प्रेशर कायम करने में कामयाब होती दिखाई दे रही हैं, आपको प्रेशर डाल पाएंगी? देखिए मारिया, ये बड़ा फैसला होता है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन धरने और एहतजाज की बात करती हैं तो इसी से प्रेशर डेवलप होता है और ये प्रेशर डेवलप हो चुका है। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते के रोज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद की, उन्हें बुलाया और उन्हें कहा कि आपको इसको रोकना होगा। उन्होंने 144 जो है वो नाफिज की हुई है। फिर 144 के निफाज के वक्त भी जब पॉलिटिकल पार्टी जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यहाँ पर आएंगे तो हालात तो फिर ख़राब होंगे ना। और हुकूमत है अब उनकी, मुस्लिम लीग नून भी यहाँ पर शामिल होगी, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रोक सकती है? मुमकिन नहीं। इंटीरियर मिनिस्टर कैसे इन जमातों को रोकेंगे जो कि खुद हुकूमत में शामिल हैं? वो जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर आएंगे तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर उनका सुप्रीम कोर्ट पर ऑलरेडी इसी फैसले से हो चुका है। और सियासी जमातें इसीलिए एहतजाज करती हैं कि उनकी बात मानी जाए।
अगर आइन और कानून के मुताबिक वो समझती हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा तो फिर एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जाता है। एहतजाज के रास्ते में दूसरी जानिब अगर आप देख लेना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इसके बरक्स है, वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ खड़े और उन्होंने उनके हक में रैली भी निकाली है। ऐसी सिचुएशन में जो सियासी जमातें हैं वो अपने अपने स्टांस पर कायम होती हैं, फिर उससे पीछे कोई भी नहीं हटता। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि वो पुरअमन में एहतजाज करेगी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ के। मुझे ये बताइए मारिया, फिर क्या पुरअमन एहतजाज रहता है? मौक़ को आप रोक सकते हैं? पुरअमन एहतजाज तो आप उस वक्त देख लें जब इमरान खान साहब अरेस्ट हुए, तो फिर पुरअमन एहतजाज कहाँ गया? तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ वो भी तो हुआ ना। 600 अरब का नुकसान तो सिर्फ पंजाब में हुआ, मुल्क के बाकी शहरों में भी आप देखें इस तरह नुकसान को कैलकुलेट करें, वो आपने और मैंने पे करना है 600 करोड़ का। ठीक है, वो अवाम ने पे करना है और हमें अवाम को भी ये बात भावर करवाना होगी कि अवाम को ये तोड़ फोड़ जो है वो नहीं करनी चाहिए। अगर कोई वरगला भी रहा है तो भी हमें नहीं करना, क्योंकि टैक्स तो हमारे ही कटेगा, मुमकिन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज की कारकुनान होते हैं और उनके जो लीडरशिप है उसी के फैसले के मुताबिक खत्म हो चुका है। कल का दिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये कि कल क्या होता है, हालात को काबू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।